हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एपिक स्टडी। मैं हूं अंकित। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लेंस के बारे में। ठीक है, तो लेंस के बारे में अपने क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले लेंस के प्रकार, मतलब लेंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अपने दर्पण दो प्रकार का था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसी प्रकार से अपने लेंस भी दो प्रकार का है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। प्रकार के बारे में बात करेंगे। लेंस से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको पढ़ेंगे। परिभाषाओं के बाद में प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से किया जाता है लेंस से, वो भी इसी वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद में लेंस की क्षमता, ठीक है, और सबसे अंत में लेंस के उपयोग। इन 5 टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो देखो, इससे पहले पिछली क्लासों में दर्पण को पूरा कवर कर चुके हैं कि दर्पण किस प्रकार प्रकाश का परावर्तन करता है और प्रकाश की दिशा को बदल देता है। आज की भी इस वीडियो में हम दर्पण और लेंस का पूरा कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। जैसे देखो, 2 प्रश्नों से घिरा कोई भी पारदर्शी माध्यम लेंस होता है। मतलब लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं? 2 पृष्ठ होते हैं। जैसे एक ये पृष्ठ हो गया, एक ये पृष्ठ हो गया। तो क्या दर्पण में भी 2 पृष्ठ होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। देखो कैसे कि दर्पण में केवल और केवल एक ही पृष्ठ होता है। इस प्रकार से केवल और केवल एक ही पृष्ठ होता है, जिसमें भी एक साइड पर क्या होती है? पॉलिश। एक साइड में क्या होती है? पॉलिश। और दूसरी साइड पर दर्पण में प्रकाश टकराता है। दूसरी साइड पर दर्पण पर प्रकाश टकराता है। देखो, मैंने आपको इनके नाम याद करने के तरीके बताए थे। अगर प्रकाश अंदर टकराए, प्रकाश अंदर टकराए तो उस दर्पण का नाम क्या हो जाएगा? अवतल। ऐसे अंदर, ऐसे अवतल। अगर प्रकाश ऊपर टकराए, दर्पण के ऊपर उठे हुए भाग पर टकराए तो उस दर्पण का नाम क्या हो जाएगा? उत्तल। अगर प्रकाश अंदर धसे हुए भाग पर टकराता है तो दर्पण का नाम हो जाएगा अवतल दर्पण। अगर प्रकाश ऊपर उठे हुए भाग पर टकराता है तो दर्पण का नाम हो जाता है उत्तल दर्पण। इसी प्रकार देखो लेंस है। देखो, लेंस में भी जब प्रकाश ऊपर उठे हुए भाग पर टकराता है, ये देखो ये भाग थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, ऊपर उठे हुए भाग पर प्रकाश टकराता है तो ऊपर उठे हुए भाग पर प्रकाश टकराता है तो उस लेंस का नाम हो जाएगा उत्तल लेंस। अगर प्रकाश अंदर धसे हुए भाग पर टकराता है, प्रकाश अंदर धसे हुए भाग पर टकराता है तो उस लेंस का नाम हो जाएगा अवतल लेंस। उस लेंस का नाम हो जाएगा अवतल लेंस, क्योंकि प्रकाश कहां पर टकरा रहा है? अंदर धसे हुए भाग पर। इसके बाद में लेंस होता है पारदर्शी, मतलब लेंस के प्रकाश किरण आर पार निकल सकती है। देखो, ये प्रकाश किरण आ रही है, लेंस से पार जा रही है। ठीक है, मतलब लेंस होता है पारदर्शी, लेंस के आर पार देख सकते हैं। जैसे चश्मे में भी लेंस लगा होता है, ठीक है, तो चश्मे से भी आर पार देख सकते हैं, तो मतलब लेंस होता है पारदर्शी। पर दर्पण पारदर्शी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दर्पण के एक साइड पर होती है पॉलिश होती है। पॉलिश होने के कारण प्रकाश उसके आर पार नहीं जा सकता। प्रकाश उस पॉलिश से टकराता है और वापस मुड़ जाता है। मतलब दर्पण होता है अपारदर्शी, दर्पण होता है अपारदर्शी और लेंस होता है पारदर्शी। क्यों? देखो, इसके बाद में लेंस का कम से कम एक पृष्ठ तो गोलीय होता है। देखो कितने पृष्ठ हैं? 2 पृष्ठ है। क्या कह रखा है कि कम से कम एक पृष्ठ तो गोलीय होता है, मतलब दोनों गोलीय होने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से लेंस के कितने प्रकार हो जाएंगे? देखो मेन तो लेंस के 2 ही प्रकार हैं। एक तो उत्तल लेंस, दूसरा हो गया अवतल लेंस। उत्तल लेंस में प्रकाश टकराता है ऊपर उठे हुए भाग पर, अवतल लेंस में प्रकाश टकराता है अंदर धसे हुए भाग पर। अब देखो, उत्तल और अवतल लेंस के आगे 3 प्रकार है। वो देखो किस प्रकार से बनी है। पहला पृष्ठ भी गोलीय है, दूसरा पृष्ठ भी गोलीय है। पहला पृष्ठ उत्तल भी है क्योंकि प्रकाश देखो इसके ऊपर टकरा रहा है। पहला पृष्ठ उत्तल भी है, दूसरा पृष्ठ भी उत्तल भी है। इसे कहते हैं द्विउत्तल। द्विउत्तल मतलब दोनों पृष्ठ ही उत्तल है। इसके बाद में देखो ये, इसमें देखो पहला पृष्ठ है वो भी अवतल है, ठीक है, मतलब पहला पृष्ठ है वो भी अंदर धसा हुआ है। दूसरा पृष्ठ है वो भी अंदर धसा हुआ है, मतलब दूसरा पृष्ठ भी क्या है? अवतल है। तो इस लेंस को नाम देंगे द्विअवतल लेंस। द्विअवतल लेंस। इसके बाद में देखो तीसरा, पहला पृष्ठ कौन सा है? समतल है। पहला पृष्ठ कौन सा है? समतल है। दूसरा पृष्ठ ऊपर उठा हुआ है, दूसरा पृष्ठ हो गया उत्तल। तो इसका नाम हो गया समतल प्लस उत्तल, मतलब समतलोत्तल। समतलोत्तल। इस लेंस का नाम क्या हो गया? समतलोत्तल।
पहला पृष्ठ क्या है, अंदर धसा हुआ। अंदर धसा हुआ मतलब पहला पृष्ठ हो गया अवतल। दूसरा पृष्ठ है ऊपर उठा हुआ। ऊपर उठा हुआ मतलब दूसरा पृष्ठ हो गया उत्तल। तो इसका नाम क्या हो गया, अवतलोत्तल। इसका नाम हो गया अवतलोत्तल। देखो उत्तल के ही ये तीन प्रकार हैं। उत्तल लेंस के ही तीन प्रकार है। पहला तो हो गया द्विउत्तल मतलब दोनों भाग उत्तल हो, ठीक है। दूसरा समतलोत्तल मतलब एक भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल। इसके बाद में अवतलोत्तल मतलब एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल। बाद में ये देखो इसका एक भाग समतल है और दूसरा भाग कौन सा है, अवतल। अवतल मतलब अंदर धसा हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा समतल प्लस अवतल मतलब समतलावतल। इसके बाद में सबसे अंत वाला देखो, इसका ये भाग तो ऊपर उठा हुआ है मतलब पहला भाग तो हो गया उत्तल। दूसरा भाग कौन सा है, अवतल। पहला भाग उत्तल दूसरा अवतल, तो क्या बनेगा, उत्तलावतल। क्या बन जाएगा, उत्तलावतल। देखो मतलब उत्तल के भी तीन प्रकार है, अवतल के भी तीन प्रकार है। तो देखो इस लेसन में जहां पर भी उत्तल नाम आएगा तो उत्तल नाम से क्या समझेंगे कि उसके दोनों भाग कौन से हैं, उत्तल। और जहां भी अवतल नाम आएगा मतलब अवतल लेंस, तो उसका क्या मानेंगे कि वो एक कौन सा लेंस है, द्विअवतल मतलब उसके दोनों भाग ही अवतल या अंदर धसे हुए हैं। देखो क्या पढ़ा, लेंस में होते हैं दो पृष्ठ, दर्पण में होता है केवल एक ही पृष्ठ। लेंस होता है पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं। दर्पण पारदर्शी नहीं होता, दर्पण होता है अपारदर्शी। देखो लेंस का कम से कम एक पृष्ठ तो गोलीय होना चाहिए, ठीक है। पर दर्पण के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि दर्पण तो समतल दर्पण भी हो सकता है। दर्पण तो कैसा हो सकता है, समतल दर्पण भी हो सकता है। अगर समतल दर्पण है तो उसका कोई भी भाग गोलीय होना जरूरी नहीं है। इसके बाद में देखो अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस, ये किसे कहेंगे। देखो अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस पढ़ने से पहले अगर आपको याद हो तो हमने अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण भी पढ़ा था, ठीक है। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अपसारी नाम से क्या पकड़ो, पसारना है, पसारना या फैलाना। फैलाना, अपसारी मतलब पसारने वाला या फैलाने वाला, मतलब जिस पर अगर प्रकाश की किरणें टकराती है तो वो उन किरणों को फैला देगा। देखो अपसारी शब्द का मतलब हो गया पसारने वाला या फैलाने वाला, ठीक है। तो अभिसारी इसका बिल्कुल उल्टा मतलब इकट्ठा करने वाला, इकट्ठा करने वाला। तो देखो अवतल दर्पण में हमने क्या पढ़ा था कि अवतल दर्पण पर जब भी कोई समांतर किरणें टकराती है, ठीक है, तो अवतल दर्पण उनको अंदर की तरफ मोड़ देता है। अंदर क्यों मोड़ता है, क्योंकि देखो ये दर्पण अंदर झुका हुआ है। कहने का मतलब ये दर्पण इन किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण है वो किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। उत्तल दर्पण किरणों को फैला देता है, तो फैलाने के कारण उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी। अपसारी मतलब पसारने वाला या फैलाने वाला, ठीक है। अवतल दर्पण ये किरणों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के कारण इसका नाम हो गया अभिसारी, ठीक है। तो उत्तल दर्पण हो गया अपसारी, अवतल दर्पण हो गया अभिसारी। लेंस के बारे में देखो, उत्तल लेंस है वो किरणों को इकट्ठा कर देता है और अवतल लेंस है वो अपने पर पड़ने वाली किरणों को फैला देता है। फैलाने वाला मतलब पसारने वाला वो हो जाएगा अपसारी, फैलाने वाला हो जाएगा अपसारी, और जो इकट्ठा करने वाला है वो हो जाएगा अभिसारी। देखो दर्पण और लेंस में बिल्कुल उल्टा हो गया, तो उत्तल लेंस तो हो गया अभिसारी, ठीक है, उत्तल दर्पण हो गया अपसारी। इसी प्रकार अवतल दर्पण हो गया अभिसारी, ठीक है, और अवतल लेंस हो गया अपसारी। अपसारी और अभिसारी इस प्रकार से देखेंगे कि जो किरणों को फैला रहा है या पसार रहा है वो हो जाएगा अपसारी और दूसरा हो जाएगा अभिसारी। देखो लेंस के दो प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। मतलब प्रकार और इनकी थोड़ी बेसिक बातें हैं उनको तो अपने जान लिया है, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ेंगे, इनकी परिभाषाएं। देखो लेंस की जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सारी की सारी दर्पण से कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो पहली परिभाषा है वक्रता केंद्र की। तो देखो दर्पण में वक्रता केंद्र कौन सा था, मतलब दर्पण को अपने ऐसा माना था कि जो दर्पण है उसको किसी कांच के खोखले गोले से काट कर बनाया है। जैसे कांच की कोई खोखली फुटबॉल है, ठीक है, उसको एक साइड से काट दिया, एक साइड से काट दिया तो क्या मिला, तो उसका एक छोटा टुकड़ा प्राप्त होगा, ठीक है। उस पर एक साइड पॉलिश कर दें, उस पर एक साइड पॉलिश कर दें तो वो हमें गोलीय दर्पण प्राप्त होगा। गोलीय दर्पण मतलब उत्तल दर्पण या
अवतल दर्पण बनेगा। तो देखो सी क्या होता है, जो बड़ा गोला है, जो बड़ा गोला है मतलब कांच की खोखली फुटबॉल है, उसका केंद्र है वो हो गया सी। ये सी या वक्रता केंद्र, सी या वक्रता केंद्र। तो देखो दर्पण का सिर्फ एक फलक था, तो देखो दर्पण का एक पृष्ठ होने के कारण ऐसा मान सकते हैं कि दर्पण है वो एक खोखले गोले से बना है। दर्पण एक गोले से बना है, पर लेंस में तो एक पृष्ठ नहीं है, लेंस में कितने पृष्ठ हैं? 2। लेंस में 2 पृष्ठ हैं, ठीक है। तो पहला पृष्ठ है ये भी किसी गोले से बना है, मतलब इसका गोला किस साइड बनेगा? इस साइड, ठीक है। और उसके केंद्र को भी क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। और दूसरा फलक है, दूसरा फलक है, इसका गोला किस साइड बनेगा? इस साइड। इसका सेंटर है वो भी क्या बन जाएगा? सी। तो एक को नाम दे देंगे C1 और दूसरे को नाम दे देंगे C2। समझा गया? मतलब दर्पण में एक फलक होने के कारण दर्पण से एक ही बड़ा गोला बनेगा, जिसके कारण दर्पण का वक्रता केंद्र भी होता है एक। पर लेंस में 2 फलक होते हैं, 2 फलक होने के कारण लेंस से गोले भी बनेंगे 2। 2 गोले बनने के कारण लेंस के वक्रता केंद्र भी कितने होंगे? 2। देखो इसके बाद में अगली परिभाषा है मुख्य अक्ष। देखो दर्पण में मुख्य अक्ष कौन सी लाइन थी? जो दर्पण के बिल्कुल बीच में से जाती है, उस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। लेंस में भी वही लाइन है जो लेंस के बिल्कुल बीच में से जाती है, ठीक है, उसी लाइन को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। ये तो दोनों में सेम हो गई। देखो इसके बाद में अगली परिभाषा है प्रकाश केंद्र। तो देखो सबसे पहले दर्पण का जो बीच का बिंदु होता है, दर्पण का जो बीच का बिंदु होता है, कोई भी गोलीय दर्पण है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, उसको कहते हैं P या दर्पण का ध्रुव। बड़े गोले का केंद्र है उसको तो कहेंगे C, पर खुद दर्पण का केंद्र है उसको कहेंगे P या ध्रुव। पर लेंस के केंद्र को P या ध्रुव नहीं कहेंगे, लेंस के केंद्र को O से लिखेंगे, और इसका नाम हो गया प्रकाश केंद्र। मतलब किसी भी दर्पण है उसका केंद्र तो होता है ध्रुव, और किसी लेंस है, लेंस का केंद्र बिंदु होता है प्रकाश केंद्र। इसके बाद में देखो अगली परिभाषा द्वारक। देखो द्वारक क्या होता है? द्वारक का मतलब होता है अगर कोई भी दर्पण है या लेंस है, ठीक है, उसको अगर साइड से देखेंगे तो वो इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे अवतल दर्पण है, उसको साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देता है। पर अगर उसको सामने से देखें, अगर उसको सामने से देखें, मतलब पोलिस किस साइड है? इसके पीछे वाली साइड पोलिस है, उसको सामने से देखें तो वो वर्ताकार दिखाई देता है, ठीक है। तो उस वर्त के व्यास को, उस वर्त के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक, ठीक है। मतलब कोई भी गोलीय दर्पण या गोलीय लेंस है, जैसे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस या अवतल लेंस है, ठीक है, उसके व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक। इसके बाद में अगली परिभाषा है लेंस का मुख्य फोकस बिंदु, ठीक है। लेंस का मुख्य फोकस बिंदु। फोकस बिंदु कौन सा बिंदु होता है? देखो अगर कोई भी लेंस है, ठीक है, उस पर समांतर किरणें आ रही है, समांतर किरणें आ रही है, मतलब समांतर किरणें लेंस से टकराने के बाद में जिस बिंदु पर मिलती है, लेंस से टकराने के बाद में जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को कहते हैं लेंस का मुख्य फोकस बिंदु। देखो देखो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस तो किरणों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने से ये किरणें वास्तव में मिल जाएगी। पर जब अवतल लेंस पर ये किरणें पड़ती है तो अवतल लेंस किरणों को इकट्ठा नहीं करता, अवतल लेंस किरणों को फैला देता है, जिससे ये किरणें कभी वास्तव में तो नहीं मिल पाएगी। जब किरणें वास्तव में नहीं मिल पाती है तो उनको पीछे करके मिलाया जाता है, तो वो प्रतिबिंब बनता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो उत्तल लेंस का फोकस बिंदु वास्तविक होता है और अवतल लेंस का फोकस बिंदु आभासी होता है। इसके बाद में अगली परिभाषा देखो फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी कौन सी दूरी होती है? देखो जो लेंस या दर्पण है उससे लेके फोकस बिंदु तक की दूरी, लेंस या दर्पण है उससे लेके फोकस बिंदु तक की दूरी है, उस दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। देखो यहाँ पर अपनी परिभाषा सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे सीखेंगे प्रतिबिंब निर्माण की, लेंसों के द्वारा किस प्रकार से अपने प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। देखो इससे पहले वाली क्लास में अपने दर्पण से सारे प्रतिबिंब बनाने सीखे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं? 6। अवतल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं? 6। और उत्तल दर्पण से
उत्तल दर्पण से 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि अवतल 6 प्रकार के क्यों बना सकता है और उत्तल 2 ही प्रकार के क्यों बना पाता है। ठीक है, तो देखो दर्पण और लेंस में बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, अवतल दर्पण अगर 6 बनाता है तो अवतल लेंस कितने बनाएगा? अवतल लेंस कितने बनाएगा प्रतिबिंब? 2 प्रतिबिंब। और उत्तल लेंस कितने बनाएगा? उत्तल लेंस कितने प्रतिबिंब बनाएगा? 6 प्रतिबिंब। तो देखो जिसने दर्पण वाली क्लास देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 4 प्रकार की किरणों की आवश्यकता होती है। उन 4 में से किसी 2 को लेकर प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। पर देखो लेंस से प्रतिबिंब बनाना तो दर्पण से भी सिंपल है। क्यों? क्योंकि देखो लेंस में 4 प्रकार की किरणों की आवश्यकता नहीं होती। लेंस में सिर्फ 2 ही प्रकार की किरणों का यूज करके सारे के सारे प्रतिबिंब बना सकते हैं। देखो किस प्रकार बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वो 2 प्रकार की किरणें कौन कौन सी है, उनको किस प्रकार से काम में लेंगे। पहली तो है समांतर किरणें। कौन सी किरणें? समांतर किरण। दूसरी किरण कौन सी है? जो O में से जाती है, O में से जाने वाली। O क्या है? प्रकाश केंद्र। ठीक है, दूसरी किरण है O में से जाने वाली। तो देखो दोनों किरणें किस प्रकार से जाएगी। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो कहाँ से जाएगी। देखो जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो सारी किरणें जाती है फोकस बिंदु में से। वो सारी किरणें कहाँ से जाती है? फोकस बिंदु में से। देखो इसका दूसरा नियम देखो, जो भी किरण O में से जानने वाली है, मतलब इस प्रकाश केंद्र में से जानने वाली है, वो किस प्रकार से जाएगी? वो बिना मुड़े जाएगी। वो किस प्रकार से जाएगी? बिना मुड़े। मतलब जो भी किरण O में से जाएगी वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ये 2 रूल अपने को याद रखने हैं प्रतिबिंब बनाने से पहले। देखो सबसे पहले उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो देखो प्रतिबिंब निर्माण में क्या होता है कि वस्तु की स्थिति अपने को दे दी जाती है कि वस्तु यहाँ पर रखी है और प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाता है। प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाता है। देखो प्रतिबिंब के बारे में अपने से 4 चीजें पूछेंगे। देखो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको दर्पण वाली क्लास में बताई है। तो देखो ये है अपना उत्तल लेंस, ये है इसका फोकस बिंदु। ठीक है, ये है इसका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C। ठीक है, तो देखो अपने पास कौन कौन सी स्थितियां बन सकती है। पहले अगर वस्तु बहुत दूर है, पहली स्थिति कौन सी है? अगर वस्तु बहुत दूर है मतलब वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। और जब भी वस्तु अनंत पर होती है तो उससे जो किरणें आती है वो सारी की सारी किस प्रकार से आएगी? समांतर। अगर किरणें समांतर आ रही हैं तो वो जाएगी फोकस बिंदु में से। ये प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनी? F2 पर। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? ठीक है, मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है या प्रतिबिंब आभासी है। तो देखो किरणें वास्तव में मिल रही है। ठीक है, किरणें वास्तव में मिल रही है मतलब प्रतिबिंब है वास्तविक। और मैंने बताया था जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो होता है उल्टा। देखो ये प्रतिबिंब है, ये भी उल्टा है, पर ये बहुत छोटा है इस कारण ये उल्टा दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद में आकार कैसा है प्रतिबिंब का? प्रतिबिंब का आकार बिल्कुल पॉइंट के समान है। इसको आकार को लिखेंगे बिंदुवत। प्रतिबिंब कैसा है? बिंदुवत, मतलब बिल्कुल पॉइंट के समान है। ठीक है, आवर्धन, आवर्धन मतलब प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा है या प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। तो देखो वस्तु तो यहाँ पर है सूर्य के समान। क्यों? क्योंकि देखो प्रकाश आ रहा है अनंत से, मतलब बहुत दूर से। अगर वस्तु कोई छोटी हो तो उस वस्तु का प्रकाश अनंत से थोड़ी आ पाएगा। कहने का मतलब प्रतिबिंब है वो वस्तु से बहुत ही ज्यादा छोटा बना है। अगर प्रतिबिंब बने बड़ा तो आवर्धन भी लेना है 1 से बड़ा। अगर प्रतिबिंब बने छोटा, अगर प्रतिबिंब बने वस्तु से छोटा तो आवर्धन का मान भी लेना है 1 से छोटा। अगर प्रतिबिंब बने वस्तु के बराबर तो आवर्धन का मान भी लेना है 1। देखो दूसरी कंडीशन में वस्तु को थोड़ा पास लेके आए तो वस्तु आ गई अनंत और C1 के बीच में। देखो तो पहली किरण कौन सी गुजारेंगे? मैंने बताया आपको 2 ही किरणें याद रखनी है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर किरण, और जो समांतर किरण है वो जाती है फोकस बिंदु के अंदर से। ठीक है, और दूसरी किरण कौन सी याद रखनी है? जो किरण O में से जाती है वो सीधी निकल जाएगी। ये दोनों किरणें जहां पर मिलेगी प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा।
तो देखो प्रतिबिंब बनने के बाद में सबसे पहले क्या बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है। तो प्रतिबिंब बना है F2 और C2 के बीच में। प्रकृति कैसी है, देखो प्रतिबिंब वास्तविक है क्योंकि किरणें वास्तव के अंदर मिल रही है, तो प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा क्योंकि होगी। अब देखो प्रतिबिंब का आकार, देखो वस्तु थोड़ी बड़ी है, प्रतिबिंब थोड़ा छोटा है, ठीक है, मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है। इसके बाद में आवर्धन, मैंने बताया अगर प्रतिबिंब छोटा है तो m का मान कैसा लेना है, छोटा, तो इसके लिए आवर्धन का मान भी होगा 1 से छोटा। देखो पहले वाली कंडीशन में प्रतिबिंब बहुत ज्यादा छोटा बना था तो आवर्धन का मान भी लेंगे 1 से बहुत ज्यादा छोटा। इस कंडीशन में प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बना है वस्तु से, इसलिए m का मान लेंगे 1 से छोटा। देखो अगला प्रतिबिंब है, वस्तु को थोड़ा और पास लेके आए तो वस्तु आ गई पहले वक्रता के अंदर मतलब C1 पर, तो दो किरणें गुजारेंगे। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जो समांतर किरण है वो जाती है फोकस बिंदु में से। दूसरी किरण O में से, जो किरण O में से जाएगी मतलब प्रकाश केंद्र में से जाएगी वो किरण सीधी निकल जाएगी। दो ही किरणें आपको याद रखनी है। प्रतिबिंब कहाँ पर बना, C2 पर। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ ले, C2 पर। स्थिति के बाद में प्रकृति है, देखो किरणें वास्तव में मिल रही है, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। आगे देखो आकार, आकार देखो वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर है, ठीक है, मतलब जितना आकार वस्तु का है उतना ही आकार प्रतिबिंब का है। चौथा आवर्धन, मैंने बताया था अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है तो m का मान भी लेंगे 1 के बराबर। अगला प्रतिबिंब देखो, देखो वस्तु को थोड़ा और पास लेके आए तो वस्तु आ जाएगी C1 और F1 के बीच में। पहली किरण कौन सी गुजारेंगे, जो किरण होती है मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर किरण है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, फोकस बिंदु में से, ठीक है, और दूसरी किरण O में से गुजारेंगे, O वाली किरण बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो देखो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, C2 और अनंत के बीच में। इसके बाद में प्रकृति, प्रकृति मतलब किरणें वास्तव में मिली है क्या, वास्तव में मिली है, मतलब पीछे करके नहीं मिलाया है, तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। इसके बाद में स्थिति प्रकृति। आकार देखो प्रतिबिंब का आकार बड़ा है, वस्तु का आकार छोटा है। अगर प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा तो m का मान भी होगा 1 से बड़ा। देखो अगला प्रतिबिंब, वस्तु को थोड़ा और पास लेके आए, वस्तु को अगर और पास लेके आएंगे तो वस्तु आ जाएगी फोकस बिंदु पर, ठीक है। अगर वस्तु फोकस बिंदु पर है तो इससे दो किरणें वही सेम किरणें गुजारेंगे। पहली मुख्य अक्ष के समांतर किरण, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो कहाँ से जाती है, फोकस बिंदु में से, ठीक है। और दूसरी किरण कौन सी होगी, O में से जाने वाली किरण। जो किरण O में से जाती है वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है। तो देखो ये दोनों किरणें बिल्कुल समांतर जा रही हैं, बिल्कुल समांतर जा रही हैं। मैंने क्या बताया था कि जो अनंत से आने वाली किरणें हैं, अनंत से आने वाली किरणें हैं वो भी बिल्कुल समांतर होती है, और जो अनंत की तरफ जाने वाली किरणें हैं वो भी बिल्कुल समांतर होती है। तो क्या मानेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। प्रकृति देखो प्रतिबिंब जब भी बनेगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। हमें पता है जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, उल्टा, और जो उल्टा प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक। मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक भी बनेगा। स्थिति और प्रकृति के बाद में आकार देखो, जब वस्तु अनंत पर थी, जैसे सूर्य, जब वस्तु अनंत पर थी तो वस्तु बहुत बड़ी थी। अब यहाँ पर प्रतिबिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, प्रतिबिंब बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो m का मान भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा 1 से। देखो स्थिति प्रकृति आकार और आवर्धन है, ये चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं है, प्रतिबिंब बनाना सीख लो, ये चीजें अपने आप प्रतिबिंब से निकल जाएगी। देखो इसके बाद में लास्ट कंडीशन है, जब वस्तु को थोड़ा और पास लेके आएंगे तो वस्तु आ जाएगी F और लेंस के बिल्कुल बीच में। वस्तु इनके बीच में है तो पहली किरण कौन सी गुजारेंगे, वही मुख्य अक्ष के समांतर किरण। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो जाती है फोकस बिंदु में से, ठीक है। दूसरी किरण O वाली वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। देखो ये दोनों किरणें एक दूसरे से दूर होती जा रही है, मतलब वास्तव में तो ये किरणें कभी नहीं मिलेगी। जो किरणें वास्तव में नहीं मिलती है उनको पीछे करके मिलाते हैं। तो देखो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, वस्तु के पीछे। इसके बाद में प्रकृति, देखो किरणों को पीछे करके मिलाया है
तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। मैंने बताया जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो होता है सीधा, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो होता है उल्टा। इसके बाद में आकार देखो, देखो वस्तु छोटी सी है, ठीक है, और प्रतिबिंब बन रहा है बड़ा, तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा है वस्तु के आकार से, तो m का मान भी बड़ा हो गया 1 से। देखो इसके बाद में अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। देखो अवतल दर्पण के तो 6 बने थे, तो अवतल लेंस के कितने बनेंगे, 2। तो देखो इसमें 2 कंडीशन कौन सी है, पहला जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा जब वस्तु अनंत और O के बीच में कहीं भी हो, अनंत और O के बीच में हो। तो देखो सबसे पहले पहली स्थिति देख लेते हैं। जब भी वस्तु अनंत पर होती है तो उससे आने वाली किरणें किस प्रकार की होगी, बिल्कुल समांतर किरणें। और मैंने बताया है कि अवतल लेंस है वो किरणों को फैला देता है। तो देखो जब भी ये किरणों को फैलाता है तो ये किरणें कभी वास्तव में तो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि एक किरण तो ऊपर जा रही है, एक किरण नीचे आ रही है। जब किरण वास्तव में नहीं मिलती है तो उनको पीछे करके मिलाया जाता है। जब भी पीछे करके मिलाया जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी और सीधा। तो देखो जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस बिंदु पर, और जब वस्तु फोकस बिंदु पर होती है तो प्रतिबिंब हमेशा बनता है अनंत पर। देखो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस बिंदु पर बनी है। आकार तो बिल्कुल पॉइंट के समान है, पर प्रतिबिंब का मान यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा छोटा है, क्योंकि प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदु के समान बना है, इसलिए m का मान भी 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होगा। देखो इसके बाद में अंतिम स्थिति जब वस्तु कोई निश्चित दूरी पर हो। तो देखो पहली किरण कौन सी भेजेंगे, समांतर किरण। अवतल दर्पण क्या करता है, किरणों को फैला देता है। और मैंने बताया है कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उसको पीछे करके मिलाते हैं तो वो कहाँ पर जाती है, फोकस बिंदु पर। दूसरी किरण कौन सी भेजेंगे, जो O में से जाती है, और जो O में से जाती है वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है। तो देखो इसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बना, F1 और O के बीच में। प्रकृति देखो आभासी बना है, आभासी और सीधा, क्योंकि किरणों को पीछे करके मिलाया गया है। आकार देखो प्रतिबिंब का, वस्तु का आकार इतना बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार छोटा सा है, मतलब प्रतिबिंब का आकार छोटा है तो m का मान भी होगा 1 से छोटा। देखो अपने लेंस के प्रकार के बारे में पढ़ लिया कि लेंस 2 प्रकार के हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसके बाद में लेंस की जितनी भी परिभाषाएं बन रही थी उन परिभाषाओं के बारे में पढ़ लिया, बाद में प्रतिबिंब बनाना भी सीख लिया। अब अगला टॉपिक है अपना लेंस की क्षमता। देखो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मतलब हुआ कि लेंस अपना कार्य कितने अच्छे तरीके से कर रहा है। जैसे देखो उत्तल लेंस का क्या काम होता है, किरणों को इकट्ठा करना, किरणों को इकट्ठा करना। और अवतल लेंस का क्या काम होता है, किरणों को फैलाना, किरणों को फैलाना। देखो उत्तल लेंस अगर किरणों को इकट्ठा जल्दी करेगा तो उस उत्तल लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी। अगर कोई अवतल लेंस है वो किरणों को जल्दी फैला देगा तो उस अवतल लेंस की क्षमता भी ज़्यादा होगी। देखो मैंने यहाँ पर 2 उत्तल लेंस लिए हैं, दोनों का काम एक ही है कि दोनों किरणों को इकट्ठा करेंगे, पर बात यह है कि कौन जल्दी करेगा और कौन देरी से कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये लेंस है कि किरणों को बहुत ही जल्दी इकट्ठा कर रहा है, ठीक, पर पहला लेंस है ये किरणों को उतनी जल्दी इकट्ठा नहीं कर रहा, ठीक है। तो मतलब जो जल्दी इकट्ठा करेगा उसकी क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, उसकी क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। देखो आप एक बात और ध्यान रखना, जो पतला लेंस होता है, ठीक है, जो लेंस पतला होता है उसकी क्षमता कम होती है, जो लेंस मोटा होता है उसकी क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। देखो लेंस की क्षमता से एक चीज़ तो समझ आ गई, ठीक है, कि लेंस की क्षमता अगर ज़्यादा होगी, अगर लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी तो फोकस दूरी कम होगी। लेंस की क्षमता ज़्यादा होने पर फोकस दूरी कम होगी, और जिस लेंस की क्षमता कम होगी, ठीक है, उसकी फोकस दूरी अधिक होगी। तो देखो लेंस की क्षमता है वो हमेशा ही फोकस दूरी की उल्टी होती है। देखो अगर लेंस की क्षमता है वो फोकस दूरी के बराबर होती तो उसको बराबर लिख देते, पर उल्टा है, उल्टे को हमेशा ही 1 के बटा में लिखा जाता है, तो P बराबर 1/f। देखो यहाँ पर P तो है लेंस की क्षमता और F है फोकस दूरी। अब देखो इनके मात्रक देख लेते हैं।
ठीक है। एफ है फोकस दूरी, ठीक है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, दूरी का मात्रक होता है मीटर। और ये है लेंस की क्षमता P, इसका मात्रक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसके मात्रक को कहते हैं डायप्टर। देखो इसके बाद में उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव होती है, मतलब प्लस में होती है, तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव या माइनस में। देखो क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब भी अवतल नाम आए, लेंस हो चाहे दर्पण, अवतल के लिए सब कुछ होता है माइनस में, यू भी माइनस में, वी भी माइनस में और एफ भी माइनस में। जब भी आए उत्तल, उत्तल के लिए यू होता है माइनस में, बाकी दोनों होते हैं प्लस में, वी भी होता है प्लस में और एफ भी होता है प्लस में। तो देखो लेंस की क्षमता के सूत्र से पता चलता है कि क्षमता सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर करती है, वो है फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी प्लस में होगी तो लेंस की क्षमता भी प्लस में होगी, अगर फोकस दूरी माइनस में होगी तो लेंस की क्षमता भी होगी माइनस में। तो उत्तल लेंस के लिए लेंस की फोकस दूरी प्लस में है तो इसकी क्षमता भी किस में होगी, प्लस में। और अवतल लेंस के लिए इसकी फोकस दूरी माइनस में है तो इसके लिए P का मान भी किस में आएगा, माइनस में। देखो इसके बाद में संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता किस प्रकार से निकाल सकते हैं। संपर्क में मतलब पास पास अगर लेंस रख दें तो उनकी क्षमता किस प्रकार से निकाली जा सकती है। जैसे एक लेंस ये रख दिया उत्तल लेंस, ठीक है, दूसरा ये रख दिया, अगर इसकी क्षमता है वो 1 है मतलब +1 है, क्योंकि उत्तल में उत्तल की होती है प्लस में। अगर इसकी क्षमता है वो 0.5 है प्लस में मतलब आधा है, तो इस पूरे सिस्टम की क्षमता कितनी होगी, एक तो ये हो गया और आधा ये हो गया, पूरे सिस्टम की क्षमता होगी 1.5। देखो जब भी अपने चश्मा बनवाने जाते हैं तो सबसे पहले आंख के सामने एक लेंस रखा जाता है और पूछा जाता है कि अब साफ दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है। अगर आपको तब भी साफ नहीं दिखाई दे रहा तो उसके साथ में एक कोई दूसरा छोटा लेंस रखा जाता है, मतलब जिसकी क्षमता थोड़ी कम है। फिर आपसे दोबारा पूछा जाता है कि अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, जहां पर भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है उसी नंबर का आपका चश्मा बन जाएगा। तो वो नंबर क्या होता है, वो नंबर लेंस की क्षमता ही होती है। और वो किस प्रकार से निकालते हैं, वो जितने भी लेंस आपके सामने रखे हैं उनकी क्षमता का जोड़ करके निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर क्षमता तो कंप्लीट हो चुकी है, अब देखेंगे लेंस के उपयोग। लेंस के उपयोग तो देखो दर्पण के उपयोग अगर आपको याद है तो दर्पण का यूज कैलाइडोस्कोप, पेरिस्कोप इनको बनाने में किया था, ठीक है। तो लेंस का उपयोग किस किस चीज को बनाने में किया जा सकता है, तो देखो लेंस का उपयोग किया जाता है सबसे पहले तो चश्मा बनाने में, ठीक है, मतलब जितने भी चश्मा है उन सभी में लेंस लगे होते हैं। उसके बाद में माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, जिसका यूज बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है, मतलब छोटी चीज़ों को बड़ा देखने के लिए किया जाता है, उसमें भी लेंस लगे होते हैं, ठीक। देखो इसके बाद में दूरबीन है, दूरबीन में भी लेंस का यूज किया जाता है। और जो दूरदर्शी होती है मतलब टेलीस्कोप, उसको बनाने में भी लेंस का यूज किया जाता है। देखो टेलीस्कोप का यूज कहाँ पर करते हैं, जब भी दूसरे ग्रहों को देखना होता है तो साइंटिस्ट टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर अपना लेंस टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके न्यूमेरिकल वाली क्लास में करेंगे जिसमें लेंस और दर्पण के मिक्स न्यूमेरिकल है, और लेंस से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन रहे हैं एनसीईआरटी से वो सारी एमसीक्यू वाली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेंस टॉपिक अच्छी तरीके से समझा गया होगा, और अगली वीडियो में अपवर्तन का एक और टॉपिक जिसका नाम है वर्ण विक्षेपण वो करेंगे।